Hello everyone, this is Savai Parmar and I welcome all of you on our YouTube channel and on our online platform for study. आज की क्लास के अंदर अपन क्लास 11th इंग्लिश मीडियम की बायोलॉजी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उनके कुछ टॉपिक्स के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ठीक है, क्लास 10th के अंदर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा साइंस, जिसके अंदर आपने फिजिक्स भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी पढ़ी और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स भी पढ़े। जैसे ही आप 11th के अंदर आते हो वो तीनों सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। उसी बायोलॉजी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपनी जो बायोलॉजी की 11th की बुक है वो सारी बुक को 5 यूनिट के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट यूनिट द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि उनकी बाहर की कैसी आकार की है, बाहर की मॉर्फोलॉजी कैसी है एंड इंटरनल कैसी है। थर्ड यूनिट सेल, जिसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन अपन को पढ़ना है। फोर्थ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी एंड फिफ्थ यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। इनके बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं अपने यूनिट फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स को रखा गया है और अपना फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट द लिविंग। सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, our third chapter is plant kingdom and fourth is animal kingdom। सो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कह सकते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, इनके अंदर डाइवर्सिटी कैसे होती है। फर्स्ट चैप्टर द लिविंग यानी कि सजीव या जीव क्या है। चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम, जिसके अंदर अपन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ है एनिमल किंगडम, जिसके अंदर अपन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अपना फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड या जो अपना जीव जगत है या लिविंग है। जैसे ही अपना हेडिंग आता है द लिविंग, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग, लिविंग क्या है। तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए मेनली 2 कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। फर्स्ट इज डिफाइनिंग कैरेक्टर्स एंड द सेकेंड इज नॉन डिफाइनिंग characters। Now, what do you mean by defining characters and non-defining characters? Defining characters का मतलब होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो सिर्फ लिविंग के अंदर होते हैं, यानी अपन क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट ओनली इन लिविंग, उन्हें अपन कहेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर, जो ओनली लिविंग के अंदर हो। और ऐसे कैरेक्टर जिनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो, कोई भी अपवाद नहीं हो, कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो, उनको बोला जाता है डिफाइनिंग कैरेक्टर। यानी कि लिविंग होने के लिए क्या जरूरी है कि वो कैरेक्टर सारे के सारे लिविंग के अंदर होने चाहिए और उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सेप्शन उनमें नहीं होना चाहिए, यानी कि विदाउट एक्सेप्शन अपन कह सकते हैं। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या हुए कि ओनली इन लिविंग होने चाहिए वो, और फिर उनमें कोई भी एक्सेप्शन अपना नहीं होना चाहिए, उन्हें कहा जाता है डिफाइनिंग कैरेक्टर। और फिर आते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, यानी कि लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी हो सकते हैं, उनमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स की, फीचर्स की। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग को डिफाइन करते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग को डिफाइन करते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो लिविंग के साथ में नॉन लिविंग को भी डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर अपना आता है कैरेक्टर फर्स्ट, जिसको अपन कहते हैं ग्रोथ। सेकेंड respond to stimuli
We can also say consciousness. Third is reproduction, and fourth metabolism, and the fifth is cellular organization. These are characters which define what is living. लिविंग क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर अपन करते हैं ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे कि ग्रोथ कैसे होती है, आउटसाइड से भी हो सकती है, इनर साइड से भी हो सकती है। अपन बात कर रहे हैं लिविंग के डिफाइनिंग कैरेक्टर, यानी कि जो ग्रोथ है वो ओनली लिविंग होनी चाहिए और इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, तभी ये कैसा होना चाहिए, तभी ये कैसा होगा, डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा, अदरवाइज ये नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा। तो अगर ग्रोथ की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग के अंदर अगर ग्रोथ होगी तो क्या होगा, उसमें उसकी साइज इंक्रीज होगी, उनके अंदर उनका मास है जो वो इंक्रीज होगा, इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स है, वो भी इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ सेल्स कैसे होगी, या तो मियोसिस या माइटोसिस। बाई मियोसिस या माइटोसिस नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, ये लिविंग के अंदर हो रही है, यानी कि सारी की सारी चीजें इनसाइड हो रही है, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। अब मैं बात करूं नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होती है वो बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं माउंटेन का। माउंटेन एक छोटा सा माउंटेन जिसकी सरफेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे सब्सटेंस, छोटे छोटे मटेरियल इकट्ठे हो जाते हैं और फाइनली ये जो छोटा माउंटेन है वो बड़े माउंटेन का रूप ले लेता है। ठीक है, जो स्मॉल माउंटेन है, छोटा माउंटेन है, कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज और ह्यूज माउंटेन। तो इसके अंदर भी ग्रोथ हुई है, इसीलिए अपन ग्रोथ को लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते। इसीलिए ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है लिविंग का नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। ध्यान देना बच्चों, ग्रोथ जो है वो लिविंग का नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग के साथ साथ में नॉन लिविंग में भी हो सकती है। अगर लिविंग में हो तो उसकी साइज है, उसका मास है, उसकी नंबर ऑफ सेल्स है, बाई सेल डिवीजन इंक्रीज हो सकती है। बस लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या आएगा कि लिविंग जो है वो इनसाइडली ग्रोथ करते हैं और नॉन लिविंग जो है वो आउटसाइड से, यानी कि बाहर से ये ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का होने के कारण इसको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कॉन्शियसनेस। अगर अपन अपनी बात करें तो अपने कोई भी सुई चुभती है या अपन को कोई भी चीज से पीड़ा होती है, पेन होता है, तो तुरंत अपन उसका रिएक्ट करते हैं, उसका रिएक्शन देते हैं कि हाँ अपन को कोई चीज लगी है, उसे बोला जाता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि किसी भी चेतना के प्रति, स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करना। ये ओनली लिविंग के अंदर हो सकती है, नॉन लिविंग के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। नॉन लिविंग किसी भी चीज का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, उसमें कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। तो ये जो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई कॉन्शियसनेस है, ये कैसा कैरेक्टर है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका, लिविंग का। थर्ड पे आते हैं अपन। थर्ड है अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या, मेल एंड फीमेल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जो जाइगोट है वो आगे चल करके एक बेबी के रूप में उत्पन्न हो जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो मेनली पेरेंट है वो रिप्रोडक्शन करके, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और आगे चल करके बच्चे का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन एक लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन अपन ने डेफिनेशन में क्या बोला था कि लिविंग का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन रिप्रोडक्शन के अंदर एक्सेप्शन है। क्या रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि दोनों जो पैतृक है, दोनों जो पेरेंट है वो मिलने चाहिए। फर्टिलाइजेशन से जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो भी फर्टाइल होनी चाहिए। फर्टाइल मतलब आगे वो भी बच्चे पैदा करने वाली होनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर एक एक्सेप्शन आता है। इस रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई के अंदर ध्यान देना, सॉरी, थर्ड कैरेक्टर रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर एक एक्सेप्शन आता है और वो है म्यूल। म्यूल, और म्यूल अपन बोल सकते हैं खच्चर। ठीक है, म्यूल क्या है, डंकी और हॉर्स का क्या है, हाइब्रिड है, जो क्या होता है, स्टेराइल होता है। लेकिन अपन ने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में क्या बोला कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो फर्टाइल होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, जो मेल है
वो तो होना चाहिए डंकी, जिसका क्रॉस किससे होगा, फीमेल है, वो होनी चाहिए हॉर्स। ठीक है, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स के अंदर जब क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उससे क्या होता है, एक ऑफ स्प्रिंग बनती है जिसे म्यूल कहते हैं, लेकिन म्यूल कहती है स्टेराइल होती है, यानी कि आगे ये ऑफ स्प्रिंग नहीं बना सकती है, इसीलिए ये रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन हो गया। और एक और एक्सेप्शन आता है हिन्नी करें, हिन्नी सेम वही है, अपन खच्चर ही कहेंगे, ये भी स्टेराइल ही होती है, लेकिन इसमें पेरेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो मेल है वो तो हॉर्स हो जाता है एंड जो फीमेल है वो डोंकी हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन होने के कारण अपन इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर के रूप में नहीं जानेंगे। फर्स्ट अपना नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन सा, ग्रोथ, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, व्हाई, बिकॉज रिप्रोडक्शन हैज अ exception, that is mule is a sterile hybrid that produce from parent donkey and horses, donkey is male by female horse। ठीक है, हिन्नी भी क्या है, एक प्रकार का sterile offspring है which produced by male horse and female donkey के रिप्रोडक्शन से, इसलिए इनमें एक एक्सेप्शन आ गया, और एक्सेप्शन आने के कारण क्या होगा, ये जो डिफाइनिंग कैरेक्टर के रूप में नहीं जाना जाएगा। अवर फोर्थ कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म, दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर of a living and also a defining character of a living. How? Metabolism is a defining and a important character of a living. How? Metabolism means अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी इसके अंदर आती है। ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो सारी की सारी किस में आती है, मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, या जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी किस में आती है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज anabolism and the second is catabolism। एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म क्या है, जैसा कि अगर अपन नाम से देखें, एना मतलब आना एंड कैटा मतलब कट करना। आना मतलब कि जो स्मॉल और सिंपल सब्सटेंसेस है वो मिल करके किसी अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे तो उसको एनाबोलिज्म बोला जाता है। और कैटाबोलिज्म क्या होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है या लार्ज सब्सटेंसेज है वो अगर ब्रेक डाउन हो जाए स्मॉल के अंदर या सिंपल के अंदर, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कैटाबोलिज्म। अगर इसमें बात करूं, मैं बात करता हूं एनाबोलिज्म, मतलब कि प्रोटीन से एमिनो एसिड का बनना, एमिनो एसिड से प्रोटीन्स का बनना, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, एमिनो एसिड सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, जितनी भी बनने वाली चीज़ें हैं, यानी कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है या छोटे छोटे जो सब्सटेंसेज है वो मिलकर के अगर किसी बड़े सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे तो उसको बोला जाता है एनाबोलिज्म। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्या बोला अभी अपन ने, स्मॉल सब्सटेंसेस क्या करेंगे, मिलेंगे, मिल करके बिल्डअप करेंगे, क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे किसका, लार्ज मॉलिक्यूल का, C6H12O6 प्लस O2। अगर सिंपल सब्सटेंसेज या स्मॉल सब्सटेंसेज मिलकर के लार्ज सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इन द सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, प्लांट्स के अंदर है, तो ये क्या होता है, ये लार्ज मॉलिक्यूल का या कंपाउंड मॉलिक्यूल का या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, बिल्डअप करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है एनाबोलिज्म। नाउ व्हाट इज कैटाबोलिज्म? कैटाबोलिज्म में क्या होगा कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल और सिंपल सब्सटेंसेस। इनमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस, स्मॉल मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस मिले जिससे लार्ज सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, बिल्डअप हुआ, और
इसके अंदर क्या हो सकता है, सॉरी यहाँ पर क्लोरोफिल, इसमें क्या होगा, कैटाबोलिक मतलब कट करना, जो लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है, वो क्या होंगे, स्मॉल के अंदर ब्रेक डाउन होगा उनका, और यही है अपना मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या है कि सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जितनी होगी, इनमें एंजाइम्स भी काम आते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस अपनी बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर जो होती है, वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, वो आती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। गॉट इट। अवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लिविंग का जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। तो अपना फर्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर जो था वो क्या आया, वो आया रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई। सेकंड इज मेटाबॉलिज्म एंड आवर थर्ड डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग इज फिफ्थ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, जैसा कि अपन सबको पता है, अपन ने छोटी क्लासेस के अंदर स्टडी भी करा है। सेल, सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑफ एन बॉडी। सेल जो है कभी कभी, या ये जो सेल है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, बहुत सारी सेल्स जिनका फंक्शन जो है वो सिमिलर है, बहुत सारी सेल जिनका फंक्शन सिमिलर है, ये ग्रुप बना देती है। तो ग्रुप ऑफ अ सेल विच हैज अ सिमिलर फंक्शन दैट इज रेफर्ड एज टिश्यू। जो सेल है जिनका काम जो है, कार्य जो है समान है और ग्रुप में हो जाए, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका फंक्शन सिमिलर है, वो क्या कहलाएगी, टिश्यू। अब टिश्यूज जिनका सिमिलर फंक्शन है लेकिन ग्रुप में है, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज रेफर्ड एज टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम ग्रुप में ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन करेंगे ऑर्गन सिस्टम का, और ये जो ऑर्गन सिस्टम है वो आगे चल करके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपना सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यही है कि एक कोई भी छोटी सेल जो ग्रुप में हो जाए, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शन है उनका, वो टिश्यू कहलाएगी। टिश्यू जब ग्रुप में हो, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरे लिविंग का या पूरे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग। नॉन डिफाइनिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग। In our next class, we will discuss about nomenclature or we will discuss about taxonomy, systematics means कि living को अपन नॉमन कैसे करेंगे, उनका nomenclature कैसे करेंगे, उनको क्लासीफाई कैसे करेंगे। यानी कि किसी भी चीज़ को देखने से पहले अपने दिमाग में तीन चीज़ें आती हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उसका नामकरण यानी कि उसको नॉमेनक्लेचर करना, और नॉमेनक्लेचर करने के बाद में उसको क्लासीफाई करना। तो ये सारी चीज़ें अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।